हम पढ़ेंगे कितना नंबर शासक है ये? 4 नंबर। अच्छा, वो 4 नंबर शासक, और शासक को नाम का ये चंद्रगुप्त सेकेंड या द्वितीय है ना। इनका शासनकाल कब से कब तक है? इनका शासनकाल होता है लगभग 375 से 414 ईस्वी तक। कितने इसका शासनकाल कितना है? 375 से लेके लगभग 414 ईस्वी तक का। ये ईस्वी है भाई, इसका पूर्व होती तो घटती, और ईस्वी क्या करती है? बढ़ती है। तो 375 तक किनका शासन रहा था? इनके पिताजी, जिनका नाम क्या था? समुद्रगुप्त। और इसके बाद में शासन करता है उनका बेटा। देखो इनके पिता का नाम याद रख सकते हो आप। फादर कौन थे इनके? पिता। तो पिता थे कौन? ये समुद्र है, आपा समुद्र बोला वो तो मारवाड़ी को शब्द है, तो क्या वो समुद्रगुप्त ना, समुद्रगुप्त। इसे क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का किसने कहा बताओ? विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन बोनापार्ट कहा। ठीक है। इनकी माता का नाम था दत्त देवी। माता का नाम क्या था? दत्त देवी। याद रख लियो ना? अरे याद रह जैसे के। ठीक। देखो चंद्र में दे आ रहा है, तो चंद्र किससे पैदा हुआ था? दत्त देवी से। तो पिता समुद्रगुप्त और माता का नाम दत्त देवी। अब देखो चंद्रगुप्त द्वितीय पहला शासक है जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पहला शासक है। देखो गुप्तों में तो ये पहला ही है। बाकी बात करें तो कहीं भारतवर्ष में यहाँ जितने भी शासक या जितने भी राजवंशों ने शासन किया, उसमें सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इनकी उपाधियां लिख लो, इसमें इंपॉर्टेंट लगा के लिखो। उपाधियों में इनकी उपाधियां भाई पूछी जाती है। तो उपाधियों की बात करें तो उपाधियों में पहली है सहसांक। कौन सी है? सहसांक। एक इसे कहा जाता है सकारी। क्या कहा जाता है? सकारी का अर्थ होता है शकुन को हराने वाला। ये उपाधि उन्होंने कब, ये बंद करो भाई मोबाइल। क्लास का माइंड बिल्कुल बंद है मोबाइल। इस चीज को मैं पहले बता दिया। और मैं यह सोचूं थांगन पड़ी हुआ मोबाइल नहीं पचपट काल न बट रखा इस थांगन। मोबाइल बिल्कुल ही अलाउड को नहीं। तो देखो उपाधियों में पहला है सहसांक। जब आप पढ़ रहे होते हैं उस टाइम मोबाइल की कहां आवश्यकता होती है, और आजकल के युवाओं को जो खा रहा है वो मोबाइल ही खा रहा है। हर कोई 10 घंटे मोबाइल चला रहा है। 24 घंटे में से हर कोई 10 घंटे मोबाइल चला रहा है। 6 घंटे आप नींद लेते हो, 2 घंटे अपने काम कोई कामों में आप गवा देते हो। कितना टाइम बचता है आपके पास पढ़ने को? 18 घंटों की तो आप बैंड बजा रहे हो, फिर कह रहे हो सिलेक्शन नहीं होता। कहां से होगा सिलेक्शन? तो देखो सकारी सक जाती थी। शकुन को हराने के बाद इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? शकुन को पराजित कर इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? सकारी। कौन सी? सकारी। देखो बिना मोबाइल रहा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। किन्हीं की परिस्थितियां नहीं होती, आपकी जब परिस्थितियां हैं पढ़ने की तो पढ़ाई करो भाई। 5-6 महीने झोंक दो, फिर ना तो मैं कहूंगा ना घर वाले कहेंगे कि मोबाइल यूज करो आप। अरे चलती क्लास में मोबाइल यूज कर रहे हो, ये तो गलत ही बात है ना। तो देखो सहसांक, सकारी, और इनके अलावा इन्हें और देखो कहा जाता है कुछ, जैसे परमार भागवत। परमार भागवत ये इनकी सबसे प्रिय उपाधि है, परमार भागवत।
ये चंद्रगुप्त की क्या है, सबसे प्रिय उपाधि है। अगर पूछ ले कि चंद्रगुप्त की सेकंड की सबसे प्रिय उपाधि कौन सी थी, तो चंद्रगुप्त सेकंड की सबसे प्रिय उपाधि कौन सी है, परमार भागवत। पूछी यही जाती है, जैसे शशांक, सकारी, परमार भागवत। और 4 नंबर मैंने बताया, एक इनकी उपाधि है कौन सी, 4 नंबर यहां पे लिख रहा हूं, विक्रमादित्य। कौन सी, विक्रमादित्य। और ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लियो, यानी प्रथम शासक जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, आ सकता है प्रश्न कि ऐसा कौन सा शासक है जिन्होंने सबसे पहले किसकी उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की। तो ये आपके इसमें जो इनकी उपाधियां, इनके पिता का नाम, माता का नाम, और उपाधियों में एक तो देखो सकारी, एक परमार भागवत और एक विक्रमादित्य, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी उपाधियां तो 10-12 है, कम से कम 10-12 उपाधियां, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट याद करनी है। और आप इतनी कोई IAS लेवल की तो तैयारी कर नहीं रहे हो, आपको तो 10th+2 लेवल की या ग्रेजुएशन लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए ये एकदम सफिशिएंट है, ध्यान रखना। एक इनकी है देवगुप्त और एक देवराज, लिख लो बस नाम। देवगुप्त 5 नंबर कौन सी है, देवगुप्त। 6 नंबर है देवराज। 7 नंबर है चंद्र। और 8 नंबर है राजाधिराज। ठीक है, ये इनकी अन्य उपाधियां हैं, देवगुप्त, देवराज, चंद्र, राजाधिराज, ये इनको उपाधियां हो गई। देखो वापस एक बार, इनका समय कितना है, 375 से लेकर 414 तक। पिता कौन थे इनके, समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये किसने कहा, तो विंसेंट स्मिथ ने, इतिहासकार हुए, उन्हें कहा, इनको कहा भारत का नेपोलियन। इसकी माता का नाम दत्त देवी। उपाधियां कौन कौन सी है, शशांक, सकारिया ने शकुन को पराजित कर ये उपाधि धारण की। परमार भागवत, देखो परमार भागवत इनकी ये सबसे प्रिय उपाधि थी। और इसके अलावा विक्रमादित्य, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम शासक भारतवर्ष का जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके अलावा देवगुप्त, देवराज, चंद्र, राजाधिराज, और एक या चंद्र के साथ नरेंद्र भी लिख लेना, ठीक है। चंद्र, नरेंद्र, ये उपाधि इनको कहां मिलती है, इसका उल्लेख कहां मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है मेहरौली का लोहा स्तंभ है ना, उस पे इनका वर्णन मिलता है। चंद्र का वर्णन कहां मिलता है, मेहरौली के लोहा स्तंभ से। अगर लिखना चाहो तो इसके आगे लिख देना, यहां पे लिख देना मेहरौली के, ऐसे लिख दो, इस 7 के आगे लिख देना मेहरौली के लोहा स्तंभ से। ये जानकारी कहां से मिलती है, मेहरौली के लोहा स्तंभ से, ठीक है।
अब आप लिखो चंद्रगुप्त के अभिलेख। जैसे हमने अशोक के पढ़े थे ना, अरे अशोक महान के बारे में इतना याद कर लोगे ना, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि भाई जिस प्रकार अशोक महान ने शिलालेख लिखवाए, स्तंभ लेख लिखवाए, गुहा लेख लिखवाए, गुफाओं में भी उन्होंने क्या लिखवाए थे? लेख लिखवाए थे। अशोक का पुत्र हुआ था जिसका नाम था दशरथ। वो राजा दशरथ नहीं थे, श्री राम के पिता। वो कौन थे? दशरथ मौर्य थे। कौन थे? दशरथ मौर्य। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। कलिंग कहां पड़ता है? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर। ठीक है। अब लिखो चंद्रगुप्त के अभिलेख, हेडिंग डालो चंद्रगुप्त के अभिलेख, स्टार लगा के लिख लो चंद्रगुप्त के अभिलेख। चंद्रगुप्त के अभिलेख। देखो चंद्रगुप्त सेकंड के ये अभिलेख, चंद्रगुप्त सेकंड के अभिलेख। पहला अभिलेख है हमारे मथुरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? मथुरा अभिलेख। एक नंबर अभिलेख कौन सा है? मथुरा अभिलेख है। कौन सा है? मथुरा। और ये ध्यान रखना, ये अभिलेख स्तंभ लेख है। कौन सा? स्तंभ लेख। स्तंभ का अर्थ खंबा होता है। अरे खंबो जान गाने तैया ना सोच लियो वो शाम का खंबो लगावा है। हाँ पिल्लर। हाँ देखो ओ इंग्लिश में लियो पिल्लर, और अंग्रेजी में थोड़ी सी कम आए टावरो तो। हाँ तो पिल्लर हुए ना, पिल्लर बोला स्तंभ ने। तो मथुरा अभिलेख का ये एक स्तंभ लेख है, एक खंबा के ऊपर लिखेड़ो लेख है। और ओ लेख पहलो लेख की को चंद्रगुप्त सेकंड को। तो चंद्रगुप्त सेकंड का प्रथम स्तंभ लेख, चंद्रगुप्त सेकंड का प्रथम स्तंभ लेख है ये। और कब लिखा गया? 380 ईस्वी में। कब? 380 ईस्वी में लिखा गया। इसे उत्कीर्ण करवाया कब? 380 ईस्वी में। कब? 380 ईस्वी। तो ये है मथुरा अभिलेख। दूसरा है सांची लेख। दूसरा कौन सा है? दूसरा है सांची लेख। दूसरा कौन सा है? सांची लेख। दूसरा कौन सा है भाई? याद रख लियो, सांची लेख। सांची का स्तूप कहां है भाई? सांची का स्तूप प्रसिद्ध स्तूप है, बौद्ध स्तूप। स्तूप थे ना बौद्ध, जो भगवान बुद्ध हुए, उनकी जो अस्थियां थी उनपे जो बनाए गए थे, वो क्या बनाए गए थे? स्तूप बनाए थे। और सांची का जो स्तूप है, सांची मध्य प्रदेश के विदिशा नगर में है। सांची का स्तूप कहाँ है? इसके अलावा बरहुत का स्तूप भी है। ठीक है। तो जो सांची लेख है वो कहां पे है? सांची लेख मध्य प्रदेश में है। और सांची लेख किससे रिलेटेड है? इनका सेनापति था जिनका नाम था अम्रिका देव। क्या नाम था? हाँ, यह लेख चंद्रगुप्त सेकंड के सेनापति, चंद्रगुप्त सेकंड के सेनापति अम्रिका देव का है। किसका है? अम्रिका देव का है, या से संबंधित है, से संबंधित है।
ठीक है, ये लेख किससे संबंधित है? सांची का लेख। ये लेख चंद्रगुप्त सेकंड का जो कमांडर था, सेनापति था, जिसका नाम क्या था? अम्रिका देव। और इसमें ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? ग्राम पंचायत का उल्लेख। स्थानीय स्वशासन की होती है ना 3 इकाइयां, तो ग्राम पंचायत का इसमें उल्लेख मिलता है। इसका मतलब गांव में पंच हुआ करते थे, जो क्या करते थे, लोगों का जो निपटारा हुआ करता था। कोई भी जैसे मुद्दा हो गया, या दो लोगों के बीच में जो लड़ाई हो गई, दो समुदायों के बीच में अगर लड़ाई हो गई, दो धर्मों के बीच में लड़ाई हो गई, तो क्या ना 5 पंच बैठा करता। आपने आज भी कहे क्या पंचान बुलाओ, तो मतलब एक अर्थ ओ मतलब कोने की जगह स्थानीय स्वशासन की 3 इकाई में से छोटी इकाई आवे ग्राम पंचायत, फिर आवे पंचायत समिति। फिर बताओ, ठंड पिघेगी? अरे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, उनके बाद में अरे जिला का प्रमुख बनता है। नगर निगम अलग चीज है। जिला परिषद क्या होता है? जिला परिषद। जिला परिषद में जिला प्रमुख होता है, मुख्य आदमी। पंचायत समिति में प्रधान होता है, और ग्राम पंचायत में सरपंच। स्थानीय स्वशासन पंचायती राज की स्थापना बगदरी गांव, नागौर, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहां शुरुआत की थी। भारत में पूरे पंचायती राज की शुरुआत कब की थी? 2 अक्टूबर 1959। और पंचायती राज कितनी स्तरीय थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। बताओ, प्रश्न तो यहां ले आवे। और फिर ते कह रहा सर जी मैं डेमो लेट चेक करा, थाने आवे के चेक करोगा? पढ़ाई करया करो करा, सच्ची में पढ़ाई करया करो। ये चीजा पहली पढ़ी होते है, कहीं ना कहीं पंचायती राज का वर्णन मिल जाता है आपको कोई ना कोई क्लास में। हाँ बताओ, 7th क्लास में पंचायती राज है, लेकिन काहे बतावा था ना, गणु तो काहे के वहां। देखो मथुरा कहां पड़ता है? यूपी में। अच्छा ठीक है, तो ध्यान है था ना। स्तंभ लेख था ये मथुरा वाला, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त सेकंड का प्रथम स्तंभ लेख है। कौन सा? प्रथम लेख बोल दो, स्तंभ लेख बोल दो। और कब लिखा हुआ था इन्होंने? ये 380 ईस्वी में। सांची लेख है। यह लेख चंद्रगुप्त सेकंड के सेनापति अम्रिका देव से संबंधित है, और इसमें ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है, लेकिन स्थानीय स्वशासन वाली ग्राम पंचायत नहीं है। ये पंचों की पंचायत है। किसकी पंचायत है? पंचों की। इसमें 5 जैसे पंच होते हैं, वो बैठते हैं, और उनका जो अंतिम निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। ठीक है। वल्लभी संवत का। कौन सा संवत? वल्लभी। देखो ये याद भी रखना चाहिए हमें, ऐसी चीजें जो पीछे की पढ़ा दी वो भी तो साथ साथ में याद करो ना। हाँ, एक संप्रदाय है ना, वल्लभ संप्रदाय, पढ़ाया क्या आपको? पढ़ाया ना। वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ कहां है? बताओ। अच्छा, फिर गौड़ीय संप्रदाय की? अरे वल्लभ संप्रदाय की नहीं पता आपको? लिखा ही नहीं तो अरे पढ़ाई किया करो घर पे। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के कितने अभिलेख हो गए? 2। नाथद्वारा में किसकी है भाई? है
वल्लभ संप्रदाय की नहीं है क्या? क्या बात करते हो आप? नाथ द्वारा चित्रशैली की दो प्रमुख चित्रकार कौन सी है, कौन कौन है? कमला और इलायची। नाथ द्वारा चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है पिछवाइयां। हाँ, तो कृष्ण भगवान है, उनके जो कपड़ा होता है पीले रंग का, वो उनकी मूर्ति के पीछे होता है और उसमें उनकी बाल लीलाओं का वर्णन मिलता है। वही होती है पिछवाइयां। 100 बार प्रश्न पूछे कोई हो कि पिछवाइयां कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। कहाँ की? नाथ। चलो अगला लिखो अभिलेख। अगला लिखो मेहरौली लोहा स्तंभ लेख। अगला लिखो मेहरौली लोहा स्तंभ लेख। कितना नंबर है वो? 3 नंबर। अच्छा लिखो मेहरौली लोहा स्तंभ लेख। वो भी खंभो है क्या? पिल्लर है। अच्छा, खंभो कौन है? लो पिल्लर है। हाँ। देखो मेहरौली लोहा स्तंभ लेख है, ये वर्तमान में कहां पे है? दिल्ली के कुतुब मीनार के पास में। दिल्ली के वर्तमान में कहां पे ये? तो ये वर्तमान में दिल्ली में है। कहां पे है? दिल्ली के कुतुब मीनार के पास। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास है। अरे कुतुब मीनार, कुत्ते की मीनार नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना या दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कौन करते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब? 1206 ईस्वी में, है ना। तो वर्तमान में ये दिल्ली के कुतुब मीनार के पास में है। लेकिन इससे पहले ये कहां पर था? इससे पहले ये था आपके व्यास नदी के किनारे पहाड़ी पर। कहां पर था? पहले ये कहां पे स्थापित था? तो व्यास नदी, जिसे बिपाशा बसु नहीं कहा जाता है, सिर्फ बिपाशा कहा जाता है। प्राचीन नाम क्या है व्यास नदी का? व्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा। याद रखिए ना। हाँ, बिपाशा। तो पहले था ये व्यास नदी के किनारे पहाड़ी पर, व्यास नदी के पास पहाड़ी पर था। ठीक है, कहां पे था? व्यास नदी के पास पहाड़ी पर। इसे यहां से कौन लेके आया? व्यास नदी के पास से अनंगपाल तोमर। कौन? इसको अनंगपाल तोमर कौन थे? दिल्ली के शासक थे ना। अरे तोमरू का शासन रहा है दिल्ली पे। इसको अनंगपाल तोमर दिल्ली लाया। अरे पृथ्वीराज चौहान नाम नहीं सुना क्या आपने? पृथ्वीराज जी का ये नाना जी। हाँ, अनंगपाल तोमर। पृथ्वीराज चौहान 3rd संयोगिता वाला, है ना। हाँ, कौन? ये नहीं है, वो अलग है। हाँ, तो इसको अनंगपाल तोमर। तो भाई जो ये अनंगपाल तोमर है, इके दोहिता ही बोला ना अपन। एक तो नाम हो जयचंद गहेड़वाड़ और एक नाम हो पृथ्वीराज चौहान। तो संयोगिता कट गई उड़ी आपके बापू के नान्ये रे, मतलब दादी रे बोला ने। हाँ, अन्ना पृथ्वीराज चौहान जी कटाएड़ा आपके नान्ये। प्रेम प्रसंग अटी बने।
तो उसी के बाद में प्रेम कहानी स्टार्ट हो जाती है, सहयोगिता और हाँ नंबरों का आदान प्रदान हो। देखो अनंगपाल तोमर, मेहरौली कहाँ पड़ता है? अरे मेहरौली और भाई कौन जानता था? मध्य प्रदेश में पड़े, उत्तर प्रदेश में पड़े, कट पड़े बताओ। तो इसको अनंगपाल तोमर दिल्ली लाया। इसकी भाषा संस्कृत है, कौन सी है भाषा? कौन सी है? संस्कृत, कौन सी भाषा? और इसमें छंद कितने हैं? छंद है 3। कितना है? 3। तो ये है मेहरौली लोहा स्तंभ लेख। और मैंने अभी अभी बताया था चंद्र जो उपाधि मिली है वो कहां पे मिली है? इनकी चंद्र उपाधि मिली है ना, चंद्रगुप्त सेकंड की चंद्र नामक उपाधि यहीं से मिली। चंद्र नामक उपाधि का जिक्र इसी स्तंभ लेख पे मिलता है, इसी स्तंभ लेख पर मिलता। ठीक है, तो यह है मेहरौली लोहा स्तंभ लेख। इसमें देखो बहुत और भी वर्णन मिलते हैं कि इन्होंने बंगाल के शासक शाह को हराया। इसमें जो वर्णित चंद्र है ना, चंद्र ने बंगाल शासक, चंद्र ने बंगाल शासक शाह को हराया। किसको हराया? शाह को हराया। नाम है सहान। किसको हराता है ये? चंद्र जो इसमें वर्णित है ना, ये चंद्र उपाधि वाला, इसने किसको हराया था? बंगाल शासक शाह को हराया था। और ये चंद्र उपाधि किसके लिए है? चंद्रगुप्त सेकंड के लिए, मौर्य के लिए नहीं है, सेकंड के लिए। और इसके अलावा इन्होंने सिंध पार करके वाहलिकू को हराया। वाहलिकू, ये कोई वहां पे जाति थी जिसका नाम क्या था? वाहलिकू को हराया। देखो ये किन किन को हराते हैं? बंगाल के शासक शाहन को हराया और सिंध पार करके, सिंध मतलब पाकिस्तान में पड़ता है ना, सिंध सत्र, जहां पे सिंधु नदी बहती है, सिंध प्रांत कहा जाता है, वहां सूबा कहा जाता है। पाकिस्तान में राज्य को क्या कहते हैं? सूबा या प्रांत। हमारे क्या कहते हैं? सिर्फ राज्य, स्टेट। तो सिंध पार करके वाहलिकों को ये हराता है और चंद्र ने बंगाल शासक शाह को हराया। इसमें दिल्ली स्थापना का वर्णन मिलता है कि दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी। दिल्ली स्थापना का वर्णन, दिल्ली स्थापना का इसमें वर्णन मिलता है, क्योंकि केंद्र में आज भी दिल्ली है ना। और स्थापना किसके द्वारा मानी जाती है? अनंगपाल तोमर के द्वारा। किसके द्वारा? अनंगपाल तोमर के द्वारा। तो ये देखो मेहरौली स्तंभ लेख भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेहरौली लोहा स्तंभ लेख के बारे में ये कुछ जानकारी मैंने आपको बताई, लिख लो एक बार। डेढ़ बजे तक ले लिया क्लास, 13 मिनट और गणी, फिर एक क्लास और लगेगी 2:30 बजे तक मैथ वाली। यहाँ बेटा रीड थोड़ी नहीं निकला है, 4 बजे तक पढ़ाऊंगा। हाँ, काल का पूनम आई को नहीं तुम?
हाँ तो यहाँ उग चुक क्या हुए की कोनी रोटियां ऊपर बनोड़िया खाली हाँ है ऊपर बनोड़िया कोई सूखा टुकड़ा पड़ा वाला चावली मतलब बेरोजगार और एक जगो फकीर हुए ने भी की एक स्थिति हुए बेरोजगार किसी को बेरोजगारी दिखाता नहीं है बेचारा और फकीर है वो फकीरी दिखा देता है बाकी बात तो एक ही है ना चाहे बेरोजगार और चाहे भीख मांग बड़ वो बात एक ही है घर का अपन 100 बात सुनार के लास्ट में कहीं की वो आए कोई की सुने ही कौन है मतलब काटो तंगा जाट आज मतलब बेरोजगार न तो कहे घर का आध घंटे माथे पर माथे मार ही भी और लास्ट में कहीं की आए ले कोई की सुने ही कौन बताओ है अच्छा तो घर कौन जावे अच्छा तो भाई घर का तो देखो कैसे उनका तो कहना जन्म सिद्ध अधिकार है जैसे हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हुआ करता था आजकल जो लड़कियां प्लाजो पहनती है वो हमारा ही था जन्म सिद्ध अधिकार हमारे फादर अंकल वो शादियों में आपने देखे होंगे पुराने पुराने ढीला ढीला पजामा साग पहनता यार बे लड़कियां आए काई करवा लागे बिन के मर्जियानी काई के प्लाजो के वे माँ को जन्म सिद्ध अधिकार है पूरा को पूरा जको एक ही तो आप वेशभूषा ही आपने ड्रेस छीन ली के पेरा बताओ हैं हाँ आप ए भी पेड़ लिए होते थोड़ा दिन ए तो अनफिट रहे थोड़ी सीख नहीं तो हाँ क्या छोड़ो जो लड़के करेंगे वो ही लड़कियां करेगी हाँ क्योंकि 50% आरक्षण हाँ। कौन सा संविधान संशोधन के तहत होना है अरे कौन सा विधेयक लाया गया 128वां 129वां एक चुनाव एक राष्ट्र हाँ तो याद रखा करो ये करंट वाला भी याद रखना है बताओ इसरो के चेयरमैन कौन है सोमनाथ कौन है सोमनाथ जो आईसीसी वर्ल्ड कप होगा महिला का T20 2028 उसकी मेजबानी कौन करेगा पाकिस्तान अभी एशिया कप हुआ था जिसमें विजेता टीम कौन रही थी महिला अंडर 19 एशिया कप जिसमें भारत विजेता रही उप विजेता बांग्लादेश उसका आयोजन कहां पे हुआ था मलेशिया यहाँ रट्टा मारे मैं भी थाने विधि नहीं पढ़ा मन करंट की कर जरूरत है लेकिन मन याद है भी थाने भी याद होना चाहिए ये बात अब देखो इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे ये शासक इन्होंने 4-5 शादियां की थी क्यों करी शादियाकरण को रीजन हो कि बटा जगह संबंध है बटा को राजा भी वहां अपनो संबंध अच्छो स्थापित हो जावे तो घना को युद्ध में एक काम आवे तो अब जय मैं ताने बताऊं कि भाई 100 अगर 100 भाइया तो कम से कम 40-50 रानियां भी होगी हाँ तो होना कोई 100 टाबर कोई बड़ी बात को नहीं अरे बड़ो दुखी हुई है वेरी वेरी इम्पॉसिबल है अब एनर्जिया की मन ध्यान को नहीं जानो तो आप काम जाने देखो आगे वैवाहिक संबंध बेटा बेजा पटावड़ी पर तो फोकस कर लिया करो थे ब्याह दिखे कुछ ही कौन दिखे आगे अंधेरों सो का मिले आगे तो वैवाहिक संबंध इन्होंने किन किन से जो अपने जो मैरिज रिलेशनशिप है वो किन किन से की कहां का राजा था किस किस वंश से तो देखो एक प्रथम भारतीय महिला शासिका हुई है जिसका नाम क्या था प्रथम महिला शासिका प्रभावती गुप्त रजिया सुल्तान है प्रथम मुस्लिम महिला शासिका देखो अगर पूछ लेना प्रथम महिला शासिका हुई अगर भारत में कोई हुई तो वो थी प्रभावती गुप्त कौन थी प्रभावती गुप्त जिस जो किसकी पुत्री थी कुबेर नामा की और कुबेर नामा किसकी पत्नी थी चंद्रगुप्त सेकंड की ये चंद्रगुप्त सेकंड पढ़ रहे हैं ना इसकी जो पत्नी थी जिसका नाम क्या था नागवंशीय राजकुमारी नागवंश से थी
जिसका जैसे होगा हमारे ये तेजाजी महाराज भी नागवंश से थे, तो उसी प्रकार नागवंशीय राजकुमारी थी कुबेरनामा, और इन्होंने कुबेरनामा से चंद्रगुप्त सेकंड ने विवाह किया और इनसे पुत्री हुई प्रभावती गुप्त। कौन सी? प्रभावती गुप्त। और प्रभावती गुप्त ने सर्वप्रथम वो क्या बनी थी? प्रथम महिला शासिका। और अगर पूछ ले प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, तो वो बनी थी सल्तनत काल में। कब बनी थी? सल्तनत काल में, और उसका नाम था रजिया सुल्ताना। नाम क्या था? रजिया सुल्ताना। एक राजियारा सोल्ठा पठान आपा, तो वो रजियारा सोल्ठा नहीं है, वो क्या है? राजियारा सोल्ठा। ठीक है, तो लिखो नागवंश, इसमें लिखो पहले संबंध में लिखो नागवंश। नागवंशीय राजकुमारी, नागवंशीय राजकुमारी नागवंशीय राजकुमारी कुबेरनामा से विवाह किया। किससे विवाह किया? कुबेरनामा से विवाह किया। इनसे उत्पन्न संतान प्रभावती गुप्त थी। इनसे उत्पन्न संतान कौन थी? प्रभावती गुप्त। नागवंश कहां पे था भाई? मथुरा के आसपास। मथुरा में अहिछत्र के आसपास, मथुरा में अहिछत्र का क्षेत्र था ना, वो किसमें आया करता था? वहां पे किनका अधिकार था? नागवंश का। और नागवंश की राजकुमारी कौन होती है? कुबेरनामा। कौन होती है भाई? इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि ये किसकी माता जी है? ये आपके प्रभावती गुप्त की माता जी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला वैवाहिक संबंध हो गया, नागवंश से किया। दूसरा वैवाहिक संबंध इन्होंने किया वाकाटक वंश से। किस वंश से? हाँ। और इस समय इन्होंने अपनी प्रभावती जो गुप्त थी, अपनी पुत्री, उसका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड से किया। इस समय खुद विवाह नहीं करता है, वाकाटक नरेश होता है, शासक होता है, जिसका नाम होता है रुद्रसेन सेकंड। और रुद्रसेन सेकंड से अपनी पुत्री का विवाह किया। किसका? प्रभावती गुप्त का। तो लिखो चंद्रगुप्त सेकंड ने वाकाटक नरेश वंश के शासक, वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन सेकंड से अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किया। प्रभावती गुप्त का विवाह किया। किसका विवाह किया? प्रभावती गुप्त का। तो ये हो गया दूसरा वैवाहिक संबंध। फिर इन्होंने कदम्ब वंश था, उससे भी स्थापित किए थे अपने वैवाहिक संबंध। कदम्ब वंश, ये नाम लिख दो। तो ये थे इनके वैवाहिक संबंध, जो मैरिज हम कह सकते हैं इन्होंने की। पहली तो खुद करी शादी, चरणजय कुबेरनामा, कौन सी? नागवंशीय राजकुमारी।
और भी संतान उत्पत्ति हुई कौन सी? प्रभावती गुप्त। और प्रभावती गुप्त को विवाह कौन सी जगह करियो? वाकाटक वंश में रुद्रसेन सेकंड के साथ। किसके साथ? रुद्रसेन सेकंड। रुद्रसेन थर्ड भी हुआ था। और रुद्रसेन, देखो मैं आपको बात बताऊं, शक विजय, इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की थी ना, और उपाधि धारण कौन सी की थी? शकारी। तो नोट लगा के आप लिख लियो। इतना लिखने के बाद में एक बार ये लिख लो, फटाफट लिखो, थोड़ी शक विजय करवा दियो फटाफट। और उन बाद में आप क्लास खत्म करा और आगे था मैथ वाली क्लास लगा दिया। 2:30 बजे तानी पढ़ो और पछताने और लागे कि और पढ़ सका तो और पढ़ा दे। बा कोई चिंता वाली बात को नहीं, पढ़ाणु तो माँ के हाथ में, पढ़नु था के हाथ में। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास सर लेंगे।